हेलो एवरीवन, मैं राकेश आज एचएस मेंस का नेक्स्ट पार्ट लेकर पॉलिटी का डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारे जीएस 2 का यूनिट 1 सब यूनिट 1 का पार्ट है। देन पार्ट 4 में आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। हमने लिया है इसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में ये आया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हमने कहाँ से बोरो किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये हमने बोरो किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार ये संविधान की आत्मा है और एक नोबल फीचर है। जी ऑस्टिन ने इसे कहा कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्साइंस। सो ही डिस्क्राइब डीपीएसपी एज कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स हैं कि कोई भी पॉलिसी जब स्टेट बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगी, तो डीपीएसपी इसको ध्यान में रखेगी। ये लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के सिमिलर हैं। देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद ओनली डिफरेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। केवल इनमें डिफरेंसेस हैं, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के इंस्ट्रक्शंस में डिफरेंसेस हैं, अदरवाइज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में के सिमिलर है। डीपीएसपीज वेलफेयर स्टेट बनाने के ऊपर जोर देते हैं, पुलिस स्टेट पर नहीं, जैसा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का विजन था टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। डीपीएसपीज नॉन जस्टिशिएबल हैं बट हेल्प्स कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। इन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इनके जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए हम उनकी वायोलेशन के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, तो गवर्नमेंट बाध्य है उनको फंडामेंटल राइट्स को पूरा करने के लिए, लेकिन डीपीएसपीज नॉन जस्टिशिएबल हैं, तो इन कोर्ट में इन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता। 3 ब्रॉड कैटेगरीज में हैं डीपीएसपीज: सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्टिक आर्टिकल 38, 39, 41, 42 और 43, और ये सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करती हैं। गांधीयन आर्टिकल 40, 43, 46, 47, 48 गांधीयन वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करती हैं, जैसे कि पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एजुकेशन, SC/ST का वेलफेयर, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन, लिकर का प्रोहिबिशन, का गो हत्या के ऊपर प्रतिबंध। ये सब गांधीयन फिलोसफीज़ हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स, इनके ऊपर है गांधीयन पार्ट। ये कोई गिवन कैटेगरीज नहीं है, बट डीपीएसपीज को इनके फंडामेंटल्स के ऊपर, इनके जो आधार हैं उनके ऊपर, आइडियोलॉजीज के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। देन थर्ड इज लिबरल इंटेलेक्चुअल। इसमें आते हैं आर्टिकल 44, 45, 49, 50 एंड 51। लास्ट टाइम एचएस और मेंस किसी एक में ये क्वेश्चन आया था, कोई एक इनमें से पूछा गया था कि कौन से ये आर्टिकल्स किस पार्ट में हैं डीपीएसपीज के। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, लिबरल इंटेलेक्चुअल, और ये लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी के ऊपर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, देन इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के ऊपर, देन फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये नेशनल इंपॉर्टेंस के स्थानों के ऊपर। दिस इज इनके नाम से ही ज्ञात है, लिबरल इंटेलेक्चुअल लिबरलिज्म की पॉलिसीज़ के ऊपर, इंटेलेक्चुअल पॉलिसीज़ के ऊपर। और सोशलिज्म सोशलिस्टिक पॉलिसीज़ के ऊपर, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, एक लिविंग वेज, जो जीवन जीने के लिए एक दिहाड़ी एक वेज होता है, एक वो कितना होना चाहिए, न्यूट्रिशन के लेवल बढ़ाने चाहिए, जिसके ऊपर पोषण अभियान शुरू किया गया था, पोषण। देन ये सब सोशलिज्म में आता है। तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज में है डीपीएसपीज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने 4 डीपीएसपीज और ऐड की, यहाँ दी गई हैं। हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोटेक्ट इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। उसके बाद 44 अमेंडमेंट 1978 ने एक और डीपीएसपी ऐड की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया, जिसका नाम था मिनिमाइज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये बाद में ऐड हुई थी। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसने चेंज किया सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45, जिसे अब कहा जाता है RTE, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A के रूप में इसे इंसर्ट किया गया, ये बना दिया गया है एक फंडामेंटल राइट। पहले था ये डीपीएसपी में आर्टिकल 45, अब ये है आर्टिकल 21। ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, जहाँ पर 6 से 14 साल तक की प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी कर दी गई है। तो दिस हैज़ बिकम फंडामेंटल राइट एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल राइट में आता है आर्टिकल 21 में, और ये फंडामेंटल ड्यूटी है हर सिटीजन की टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन।
और चाइल्ड फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। ये हर माता पिता की जिम्मेदारी है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो अपनी संतान को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को। DPSPs वर मेड नॉन जस्टिसेबल बिकॉज, क्यों ये नॉन जस्टिसेबल थी? इन्हें भी जस्टिसेबल बनाया जा सकता था, लेकिन क्योंकि हमारी कंट्री में उतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे इनिशियली। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था तो हमारी कंट्री अभी एस्टेब्लिश कर ही रही थी, ग्रोथ के जस्ट डोर स्टेप्स पे थी, इसलिए इन्हें नॉन जस्टिसेबल बनाना बहुत मुश्किल था और इन्हें इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही मुश्किल था। अब जानते होंगे जैसे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसेस है वो बहुत लेंदी है, बहुत कॉस्टली है, लोगों के पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, ना ही हमारी कंट्री उस तरह से तैयार थी। वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस इन द कंट्री, न्यूली फॉर्म नेशन नॉट रेडी टुवर्ड्स मास इम्प्लीमेंटेशन विदाउट डिसाइडिंग टाइम, प्लेस एंड मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इसका इन सब का अर्थ एक ही है कि हमारी कंट्री इनिशियल फेज में थी अपनी एस्टेब्लिशमेंट के, तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो DPSPs को नॉन जस्टिसेबल बनाना लाजमी नहीं था, इतना पॉसिबल ही नहीं था, फिजिबल नहीं था, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, हमारी कंट्री उस तरह से तैयार नहीं थे। हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी और बैकवर्डनेस फैली थी, हमारे एजुकेशन लेवल बहुत डाउन थे, तो लोगों को ये समझने में भी टाइम चाहिए था अभी कि ये सब क्या है, ये सब क्यों है। क्रिटिसिज्म क्या है इसका कि कोई लीगल फोर्स नहीं है, जब ये नॉन जस्टिसेबल नहीं है तो कोई भी लीगल फोर्स इसके पीछे नहीं है। तो ये न्यू ईयर रिजोल्यूशंस हैं जो 2 जनवरी को तोड़ दिए जाते हैं। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट कोड। देखिए 1 तारीख को ही लोग अलग अलग रिजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो 2 को टूट जाते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड सेम न्यू ईयर रिजोल्यूशन विच इज़ ब्रोकन ऑन 2 जनवरी। इलॉजिकल अरेंजमेंट है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक समझ नहीं आता, क्योंकि अगर ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है तो ये वहाँ होने चाहिए थे, अगर एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है तो उनके साथ होने चाहिए थे, बट इनका आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक का कोई सीक्वेंस समझ नहीं आता कि बीच में क्यों है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इनका इलॉजिकल अरेंजमेंट कहा जाता है एज अ क्रिटिसिज्म। टू मच कंजर्वेटिव एंड नॉन सुटेबल फॉर मॉडर्न सोसाइटीज़, बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव इन्हें कहा जाता है, मॉडर्न सोसाइटीज़ के लिए बिल्कुल भी ये उपयुक्त नहीं है। फंडामेंटल राइट्स इनका क्या डिफरेंस है ये यहाँ पे दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप समझ सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव हैं, प्रोहिबिट करते हैं स्टेट्स को कि ये काम मत करें, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं कि पॉजिटिव हैं, ये बोलते हैं कि स्टेट को ये काम करना चाहिए टू सिक्योर वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स। ये जस्टिसेबल हैं, नॉन जस्टिसेबल हैं, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करते हैं। DPSP सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करते हैं। दे हैव लीगल सेंक्शंस, दे हैव मॉरल एंड पॉलिटिकल सेंक्शंस। ये वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रमोट करते हैं, ये पर्सनल हैं और इंडिविजुअलिस्टिक हैं, लेकिन DPSPs वेलफेयर ऑफ कम्युनिटीज़ पे बेस्ड हैं, इसलिए ये सोसिटेरियन हैं, सोशल इश्यूज़ पे हैं बेस्ड हैं, ये सोशलिस्टिक हैं। डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स होते हैं फंडामेंटल राइट्स, लेकिन DPSPs को लेजिस्लेशन चाहिए इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स नहीं है। सो दीज वर द बेसिक डिफरेंसेस, मेन डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा, ये आपके काम आएगा आने वाले एग्जाम्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।